नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहते हैं हम सभी की नजर। क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम बात, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर, जहां प्रधानमंत्री के अपमान पर संसद में घमासान आज देखने को मिला है। आज सुबह से ही संसद को कई बार स्थगित किया गया और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीते कल कांग्रेस की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और इस मुद्दे पर आज संसद में घमासान देखने को मिला है। क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है इस दौरान बताएंगे विस्तार से आपको, साथ ही वो प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, जहां रेलवे ने कई पुराने रिकॉर्ड जो तोड़ दिए हैं। जी हां, भारतीय रेलवे लगातार एक के बाद एक मुकाम हासिल कर रहा है और अब एक बार फिर से एक और रिकॉर्ड, जो पुराने रिकॉर्ड है वो तोड़ता हुआ रेलवे नजर आया। आखिर कौन सा ये रिकॉर्ड तोड़ा है रेलवे की तरफ से, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, यूएस से, जहां सोशल मीडिया स्कैन और उसके बाद में ही यूएस में एंट्री होगी। जी हाँ, यूएस में सीधे तौर पर HP1 जो वीजा है उसको अभी फिलहाल के लिए थोड़े समय के लिए उसको रद्द कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है वो आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। संसद में आज उस समय जोरदार हंगामा देखने को मिला जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक माफी की मांग की। दरअसल ये पूरा मामला बीते कल रविवार का है, जब दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी वोट चोरी रैली आयोजित की गई, जहां कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसके बाद अब आज इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कार्यवाही बाधित हुई और अंततः सदन स्थगित करना पड़ा। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी माफी की मांग पर अड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस महिला ने अपशब्द कहे वो भी अपने बयान पर अडिग है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया हो, और जब जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को अपशब्द बोले हैं अगले चुनावों में कांग्रेस को उसका नुकसान भी हुआ है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं पीएम का अपमान, संसद में घमासान। तो जी हां, पीएम का अपमान और संसद में घमासान देखने को मिला है, जहां कांग्रेस की SIR विरोधी रैली थी। बीते कल दिल्ली के अंदर ये रैली का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया था और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कुछ कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। भाषाई मर्यादा जो है कांग्रेस की, उस पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस की जो भाषा है उसका स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पर पलटवार किया है और हताशा और कुंठा की राजनीति इसको बीजेपी की तरफ से बताया गया है। इसके साथ ही जो नारे दिए गए उन नारों पर भी कांग्रेस इस समय पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है और संसद में भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और राहुल और सोनिया से माफी की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तो सीधे तौर पर और इसी को लेकर के आखिर क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। तो किरेन रिजिजू को आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही जेपी नड्डा भी काफी पलटवार करते हुए नजर आए और उन्होंने भी कांग्रेस पर हमला बोला। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी
आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। तो राज्यसभा और लोकसभा में आज ये पूरा मुद्दा जमकर गरमाता हुआ नजर आया, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में कांग्रेस की जो बीते कल रैली हुई उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी हमलावर हुए और कहा कि कांग्रेस अराजकता का प्रतीक इस समय बन चुकी है। आपको सुनाते हैं। राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। यह दर्शाता है कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, सीधे तौर पर देखिए तो भाषा की मर्यादा को एक बार फिर से तार तार होती हुई नजर आई है। राजनीति में इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, जिस तरीके से सियासत में एक दूसरे पर आरोप लगाने की जो परंपरा रही है, निश्चित तौर से लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन जब ये भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन सरेआम होता हुआ दिखता है तो निश्चित तौर से इसे राजनीति गिरावट का ही संदेश जाता है। और ऐसे में आज हमने देखा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से दोनों ही सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में, जो विपक्ष है उसकी जो रैली थी कल, उस पर सीधा हमला बोला गया और कहा गया कि किस तरीके से आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से प्रवक्ताओं ने, बल्कि जो राज्यसभा में नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने भी साफ तौर से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से माफ़ी मांगने की बात कही और कहा कि आपको भाषाई मर्यादाओं का आप लोगों ने जो उल्लंघन किया है उसके लिए आपको देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी को लेकर सदन में हंगामा हुआ और शोर शराबा हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दोनों ही सदनों में पहले 12 बजे तक के लिए और फिर बाद में राज्यसभा में 12 बजे से कार्यवाही चली। प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला और इस समय वहाँ पर चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी है। दूसरी तरफ लोकसभा 12 बजे के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी और अभी सदन की कार्यवाही जिस तरीके से चल रही है, सरकार ने एक नया एजेंडा भी अपना सदन के पटल पर रख दिया है, जिसमें 4 विधेयकों को उन्होंने ला दिया है। लेकिन ऐसे में जो सरकार की प्राथमिकता तो निश्चित तौर से यही है कि वो ज़्यादा से विधायी कार्यों को आगे बढ़ाए। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से इस तरीके के उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, तब सत्ता पक्ष ने भी उसको बिल्कुल नहीं बख्शा और साफ कहा है कि इस तरीके की सियासत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और माफ़ी मांगनी होगी। ये आरोप लगातार आज हमने देखा दोनों ही सदनों में दिखाई दिए। जी, और इससे पहले अगर हम देखें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, भद्र टिप्पणियां की गई, उसके अगले चुनाव में, जो भी विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसमें कांग्रेस को हमेशा नुकसान का ही सामना करना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस इन सब चीजों से बाज नहीं आती है। देखिए, बिल्कुल सच में जिस तरीके से भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन जब होता है तो जनता के बीच में संदेश उचित नहीं रहता है और ऐसे में निश्चित तौर से नुकसान उठाने का जो यहाँ इतिहास है वो कांग्रेस के सामने है। लेकिन इसमें इतना ज़रूर कहा जाएगा कि जिस तरीके से भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन दिनों दिन बढ़ा है और इसमें जो राजनीति की शुचिता है जिसकी जो बात की जाती थी और साफ कहा जाता है कि हम वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। और यही बात आज बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी रखी कि
एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी लोकसभा में कहा कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम विरोधी हैं और राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, वैचारिक रूप से विरोधी हैं, ना कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। और इस तरीके से प्रधानमंत्री के लेकर जिस तरीके से उनके मृत्यु की कामना करना और इस तरीके के बयानबाजी आना विपक्ष की तरफ से, उसकी उन्होंने निंदा की और मांग की कि इस तरीके की बातें अब भविष्य में ना हो और जो हुआ है उस घटनाक्रम पर वो माफ़ी मांगे। और यही है सियासत का एक तकाजा कि आप लगातार इस तरीके की जब गलतियां करते हैं तो जनता में गलत मैसेज जाता है और उसकी वजह से आपको सियासी नुकसान भी उठाना पड़ता है। जी अनिश्चित, जिस महिला ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको लेकर ये पूरा इस वक्त कहीं ना कहीं घमासान संसद के अंदर भी आज हमें देखने को मिला, उस महिला का भी एक बयान इस बीच सामने आया है और वो महिला अभी भी अपने उस बयान पर अडिग है। देखिए, ये तो कांग्रेस को अब देखना होगा कि वो महिला किस तरीके से, अब चूंकि संसद में मामला उठ गया है और विपक्ष लगातार हम सत्ता पक्ष के निशाने पर है, तो ऐसे में अब उस महिला ने क्या रखा है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, हालांकि हमने देखा कि सदन में और सदन के बाहर खासतौर से संसद के गलियारों में जो तमाम नेता हैं कांग्रेस को, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं कहा गया है और ये गलत आरोप है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि विपक्ष बताए कि किसने कहा है। लेकिन ऐसे में जिसने ये कहा है अगर वही कैमरे के सामने कहता है कि ये मैंने कहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर से कांग्रेस की जो रैली थी उसका जो मकसद था और उस मकसद से इतर जब उन्हीं की पार्टी के लोग इस तरीके के घटनाक्रम में शामिल होते हैं तो राजनीतिक तौर से जो आपका मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता है। जी, क्या कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? क्या माफी मांगने के लिए कांग्रेस राजी है? हालांकि इससे पहले तो कभी माफी मांगी नहीं गई है उनके बयानों को लेकर। देखिए, इस तरीके से संसद में जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं इसमें माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन इसमें एक पॉस्चरिंग होती है कि आप किस तरीके से किसी भी बयान को लेकर आप क्योंकि इसका सीधा मकसद जो है जनता के बीच में मैसेज देना होता है। और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं आज उन्होंने ये मैसेज दिया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष की तरफ से जो रैली हुई उसमें किस तरीके के बयान दिए गए, इसी वजह से उन पर आरोप लगाया, माफ़ी की मांग की है। अब ऐसे में संसद में जो गतिरोध है फिलहाल तो थमता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि कामकाज राज्यसभा में वो बढ़ गया, लोकसभा में भी आगे बढ़ गया और सरकार ने भी अपना जो एजेंडा है वो पेश कर दिया है। तो ऐसे में ऊपर से जो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि वो डिनाइल मोड में है और जो ट्रेजरी बेंचेस है वो आक्रामक मोड में है। तो ऐसे में ये जो घटनाक्रम है उसका यही मकसद था कि किस तरीके से उनकी तरफ से जो घटनाक्रम हुआ है उस पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर जहां आपको बता दें कि भारतीय रेलवे अपनी विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन योजना में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और अब एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम भारतीय रेलवे ने कर लिया है। दरअसल भारतीय रेलवे अब तक 99% से ज्यादा ब्रॉड गेज नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर चुका है और बाकी के हिस्सों का इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत जल्द पूरा होने की उम्मीद है। आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझिए कि 99% से ज्यादा ब्रॉड गेज नेटवर्क अब बिजली पर चल रहा है। साल 2019 से लेकर के 2025 के बीच में 33,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल मार्ग इलेक्ट्रीफाई हुए हैं और रेलवे अब सौर और पवन ऊर्जा से भी अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करेगा आगे आने वाले समय में, जिससे डीजल की खपत और उत्सर्जन भी घटेगा। ये उपलब्धि भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन देशों से कहीं ज्यादा आगे है जिनकी पहले से मजबूत रेलवे प्रणालियां हैं। जहां भारतीय रेल डीजल से डिजिटल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े और व्यस्त नेटवर्क अभी भी डीजल इंजन पर ही पूरी तरह से निर्भर है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं रेलवे ने रच दिया इतिहास। तो जी हां, ऊर्जा क्रांति की पटरी पर भारतीय रेलवे इस समय सीधे तौर पर नजर आ रहा है और जहां रेलवे ने 99% से ज्यादा ब्रॉडगेज नेटवर्क विद्युतीकरण किया है, पूरा इलेक्ट्रीफाई उसे किया गया है। 2019 से लेकर 2025 तक 33,000 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की गई और हर दिन 15 किलोमीटर ट्रैक इलेक्ट्रिक। रेलवे हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है और उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इलेक्ट्रीफाई की गई दूरी जो है वो जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है।
सौर और पवन ऊर्जा से बिजली की जरूरतें भी रेलवे पूरी करेगा और विद्युतीकरण से ट्रेनों की जो रफ्तार है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, अगर सीधे तौर पर देखें तो रेलवे लगातार एक के बाद एक नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, बड़े बड़े कीर्तिमान अपने नाम कर रहा है और अब एक और नई उपलब्धि हासिल हुई है विद्युतीकरण को लेकर। बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने कि भारतीय रेल, हम अगर कहें कि यह पूरी जो हिंदुस्तान की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी है, तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला भारतीय रेल न सिर्फ मुसाफिरों के लिए एक बड़ा आवागमन का साधन है, बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को कम से कम वो संचालित करने का भी काम करता है। और इस कड़ी में जो विद्युतीकरण की खबर आपने दिखाई है वो कहीं ना कहीं भारतीय रेल के लिए एक संतोष की लकीरें खींचता है। और 2019 से 2025 के बीच 33,000 किलोमीटर रेलवे के विद्युतीकरण का जो एक बड़ा लक्ष्य भारतीय रेल ने तय किया है, उसमें औसत 15 किलोमीटर प्रतिदिन जो है वो विद्युतीकरण का काम जो है पूरे मुस्तैदी के साथ भारतीय रेल ने करने का काम किया। और इसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय रेल के इंजीनियर्स हैं, भारतीय रेल के जो कर्मी हैं, उन्होंने पूरी तत्परता और ईमानदारी दिखाई है। और शायद यही वजह है कि भारतीय रेल ने एक नई इबारत लिखने की कोशिश की है। आपने देखा कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत समेत अनेक ट्रेनों के परिचालन से, अमृत भारत के परिचालन से भारतीय रेल ने जहां एक नई कहानी लिखने की कोशिश की, वहीं विद्युतीकरण के जरिए एक नया कीर्तिमान जो है वो भारतीय रेल रचने जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो कसर बाकी रह रहा है उसे भी एक तय लक्ष्य के साथ पूरा करने का जो भरोसा है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमेशा देते रहे हैं। और भारतीय रेल को एक नई तकनीक के सहारे जोड़ने और उसे आगे ले जाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय रेल कौन सा वो नया इनोवेशन लेकर आता है जो मुसाफिरों के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावी साबित हो। और भारतीय रेल जो है वो बुलेट ट्रेन चलाने का जो उनका सपना है, उस लक्ष्य को भारतीय रेल कब हासिल करती है, इस पर दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। और आपने दिखाया कि जिस तरीके से यह जो 33,000 किलोमीटर विद्युतीकरण का जो काम पूरा किया गया है, यह संपूर्ण जर्मनी जो देश है उसकी कहीं ना कहीं लंबाई चौड़ाई को ये मापने का काम करता है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा कीर्तिमान हम कह सकते हैं। तो विद्युतीकरण के सहारे भारतीय रेल एक नया कीर्तिमान जो है वो रचने जा रहा है और मुसाफिरों को रोज नई नई सुविधाएं, नई नई तकनीक के सहारे वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने का संकल्प जहां दोहराया जा रहा है, वहीं बुलेट पर काम तेजी से चल रहा है। और अब बहुत जल्द वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का तोहफा भी मिलने जा रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली और पटना के बीच बहुत जल्द स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो जाएगा, जो भारतीय रेल की एक नई कह सकते हैं कि नई उपलब्धियों में शुमार होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अमेरिका में काम कर रहे H-1B और H-4 वीजा धारकों के लिए एक नई चिंता इस समय सामने आई है। दरअसल भारत में H-1B वीजा इंटरव्यू टलने के बीच कई लोगों को अमेरिकी दूतावास की तरफ से मेल गए, जिनमें बताया गया कि टेम्पररी वर्किंग वीजा एहतियात के तौर पर फिलहाल रद्द किया गया। दरअसल आपको बता दें कि यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब अमेरिका ने वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया जांच और सख्त करने का ऐलान किया। अमेरिका के इस फैसले ने खासतौर पर भारतीय प्रोफेशनल्स को परेशान कर दिया, क्योंकि ये जो रद्दीकरण है वो स्थायी नहीं है, लेकिन भविष्य में वीजा प्रक्रिया को थोड़ा और ये मुश्किल बना सकता है। इन सब के बीच में मामलों में ऐसे लोगों भी का भी जो वीजा है वो भी प्रभावित हुआ है, जिनका कोई भी आपराधिक दोष साबित नहीं हुआ। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका के बदले वीजा के नियम। तो जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया अब यूएस में एंट्री होगी या नहीं होगी, ये सोशल मीडिया की तरफ से तय किया जाएगा। अमेरिका ने जो वीजा के नियम है उन्हें बदल दिया है। वीजा के सोशल मीडिया आपको सार्वजनिक
करना होगा अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और सोशल मीडिया की जांच के बाद में ही आपको यूएस के अंदर एंट्री मिलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, और इस आदेश के साथ ही कई सारे लोगों को जो पहले से ही वहां पर वीजा लेकर के काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी मेल गया है उनके वीजा को कुछ समय के लिए रद्द करने के लिए। पहले छात्रों और एक्सचेंज विजिटर वीजा पर ये नियम लागू था, लेकिन अब ये सभी जो दोनों वीजा है उन पर लागू कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अब H1B और H4 धारकों पर भी इस नियम को लागू कर दिया गया है कि अगर आप इस वीजा को अप्लाई करते हैं तो पहले आपके सोशल मीडिया अकाउंट की पूरी निगरानी की जाएगी और आपने क्या कुछ पोस्ट किया है वो देखा जाएगा, उसके बाद ही आपका वीजा जारी होगा। इसके साथ ही वीजा धारकों में 70% से ज्यादा लोग हैं। अमेरिका ने जो नियम बदले हैं उससे सीधा असर वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उन पर आगे आने वाले समय में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और सोशल मीडिया की जांच के बाद ही अब आपको एंट्री मिलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जो है वो जारी हुआ है। और इन सोशल मीडिया अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, इंस्टाग्राम है, ये तमाम वो प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है। यानी कि पहले छात्रों और एक्सचेंज विजिटर वीजा पर यह नियम लागू था, और अब H1B और H4 धारकों पर भी इसे लागू कर दिया गया है, और सबसे ज्यादा असर जो है वो भारतीयों पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर दूतावास की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी इसको लेकर के जारी की गई है वो भी आपको बताते हैं। तो दूतावास की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है, जहां अमेरिकी दूतावास ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है, और जिनके पास पहले से ही वीजा है उनको भी मेल इस समय गए हैं। H1B वीजा इंटरव्यू की जो तारीखें हैं उनको रिशेड्यूल किया गया, उनको आगे बढ़ाया गया है। पहले से तय तारीख पर अब दूतावास में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि ईमेल से अब नई तारीख की जो जानकारी है वो उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। वीजा इंटरव्यू के लिए पहले से ही वेटिंग चल रही है, लेकिन अब ये वेटिंग और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब आपको वीजा अप्रूवल होगा उससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरा चेक किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, सीधे तौर पर देखें तो अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां, स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य प्रोफेशनल सेक्टर्स में काम कर रहे हजारों भारतीय इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ और डॉक्टर इसी वीजा पर निर्भर हैं, और अब अचानक से ये कदम उठाया गया। क्या कुछ इसका असर पड़ सकता है? देखिए, असर तो सीधे तौर पे पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रूडेंटली सस्पेंड करने का जो टर्म इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक तरह से टेम्पररी हॉल्ट जो वीज़ा सर्विसेज जो वीज़ा धारक हैं उनके ऊपर भी उनको भी मिल गया है। इसको लेकर थोड़ी चिंता लोगों के मन में है, क्योंकि आप एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि जिन लोगों को वीज़ा ऑलरेडी मिल चुका है उनकी भी अब आप सोशल मीडिया वेटिंग करेंगे, और अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आप वहाँ की वीज़ा अथॉरिटीज़ ये डिसाइड करती है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उनका वीज़ा रद्द भी पूरी तरह से किया जा सकता है। ऐसे में उनके परिवारों के ऊपर किस तरह असर पड़ेगा, उनके घर के ऊपर, उनके रोजगार के ऊपर किस तरह असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अमेरिका की अगर बात की जाए तो जो रूल लाए गए हैं इमिग्रेंट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए भी, उनका कहना ये है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये नियम लाए गए हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग अमेरिका में जा रहे हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं करते, अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है, अमेरिका एज ए कंट्री के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी रोजगार और बेहतर एक तरह से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर अमेरिका जाते हैं और फिर देश के खिलाफ काम करते हैं। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उनका अपना है, वो किसी भी तरह से कॉल ले सकते हैं, लेकिन जो अभी एक तरह से ऑलरेडी जिन लोगों के पास वीज़ा था उनके वीज़ा को एक तरह से फिर से वेट करने का फैसला लोगों के मन में कहीं ना कहीं हड़कंप बचाने वाला है, क्योंकि लोग अपनी सारी जिंदगी की पूंजी लगाकर अमेरिका कई सारे लोग जाते हैं, वहां पर अपने रोजगार सेटअप करते हैं, और उसके बाद आपको इस तरह से ये कदम लेना, आपको अश्योरेंस भी देना पड़ेगा कि किस तरह से करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, और अगर कोई वीज़ा कैंसिल किए जाते हैं तो क्या किसी तरह का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि आपको या तो पहले ही सबके वीज़ा वेट करके एक तरह से वेरीफाई करके उनको वीज़ा देना चाहिए था। आपने अगर ऑलरेडी वीज़ा दे दिया है तो अब आप कैसे लोगों के वीज़ा रद्द कर सकते हैं, तो ये बड़े सवाल लोगों के मन में है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से जिस तरह से गन वायलेंस अमेरिका में बार बार हो रही है, जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां दुनिया भर में फैल रही है, पाकिस्तान जैसे देश कहीं ना कहीं आतंक को अब इंटरनेशनली इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर अपने आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको देखते हुए पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है, भारत जैसे देशों के ऊपर भी असर पड़ रहा है जहां से लोग रोजगार की तलाश में वहां जाते हैं। तो अब स्क्रूटिनी जो पाकिस्तान और अन्य आतंकवादी घटनाएं हो रही है आतंकवादी संगठनों के द्वारा, उसका असर कहीं ना कहीं मासूम लोगों के ऊपर भी अब पड़ता दिख रहा है हमें, खासतौर पे अमेरिका में, और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज इसको अडॉप्ट भी आगे आने वाले दिनों में कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।
और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अब हर तरह का केस लड़ना हुआ आसान। MIG लीगल एड सोसाइटी इंसाफ में आपका हमसफर। अगर आपकी आमदनी 60,000 रुपए महीने तक है और केस सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग के लायक है तो फौरन अप्लाई करो। एप्लीकेशन की मंजूरी होने पर अपना मनपसंद वकील सोसाइटी के पैनल से चुने। टोटल फीस 15,000 रुपए से कम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के